नमस्कार। तो आज हम अपने पॉलिटी लेक्चर में प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। प्रियम्बल कहाँ से आया, क्यों आया, सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पहली मीटिंग में बैठी तो वो तो सिर्फ देखने के लिए था कि कैसे बैठा जाता है। मतलब अभी हम लोग लर्न कर रहे थे, बेबी बेबी स्टेप डाल रहे थे, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं मालूम था प्रशासन शासन के बारे में कुछ। तो वो लोग बैठे थे। उसके बाद उन्होंने एक कन्वेंशन फॉलो करके फ्रांस का सच्चिदानंद सिन्हा जी को बैठा दिया कि आप हमारे आज के अध्यक्ष हैं। वो बस रिहर्सल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब बैठे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा टाइम जब बैठे 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को नेहरू जी खड़े हो गए। नेहरू जी बोले कि देखिए, हम कुछ कहना चाहते हैं। सब लोग बोला कि अरे भाई अब क्या हो गया, इतना सारा झमेला हुआ बीच में, आज ये क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम कुछ कहेंगे, और वो लगे एकदम जबरदस्त लेक्चर दिया उन्होंने कि हमारा देश जो है इस तरह का बनेगा, हमारी क्षमताएं सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेंगी, हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका ये है वो है, मतलब जितनी बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बातें होती हैं वो सारा चीज़ उन्होंने बोला। किसी किसी हिस्टोरियन ने इसको तो हिस्टोरिक मूवमेंट कहा। तो सब लास्ट में पूछा कि अरे भाई आप ये कहाँ बोल रहे थे, मतलब ये कहाँ से लिखे, ये क्या है। तो बोले कि ये जो है ना, ये है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। डेट क्या था, 1946। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। सब बोला ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है। तब नेहरू जी ने कहा कि एक्चुअली क्या है ना, कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। यही सारा ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख करके जितनी भी कमेटियां बनी है, चाहे वो ड्राफ्टिंग कमेटी हो, पावर कमेटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजरी कमेटी हो, सारे लोग अपने दिमाग में जो हम बोले हैं ना, और जेरोक्स करवा के सारी कमेटी को दे दिए कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ये सारे पॉइंट रखने हैं। लोगों को इतना पसंद आया जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तब लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर दिया गया। फाइल बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके छोटा कर देते हैं, स्पेस भी कम लेता है। तो उन्होंने भी 10-12 पेज का था, उसको 1 पेज का बना दिया, और उसका नाम क्या रख दिया, प्रियम्बल। प्रियम्बल। तो वो क्या बन करके निकला, जो नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, प्रियम्बल। और इस प्रियम्बल का मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देशिका। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उद्देश्य अगर 1 पेज में आपको जानना है तो ये है उसका उद्देश्य, 1 पेज में। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब जब ये लिखा गया तो ये आखिर क्या बताता है, इसको भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। अगर आप इसको याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखिए। तो ये क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से है ना, सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं हमारे देश का, प्रधानमंत्री जो पोस्ट हैं या संस्थाएं हैं, जो भी आप संस्था का नाम लिखें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, जल शक्ति मंत्रालय, कुछ भी, ये अपनी क्षमता और अपना पावर कहाँ से लेती है। तो ये सारी अपना पावर जो लेती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर कहाँ से लेता है, ये पूरा किताब पढ़ लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक लाइन पढ़िएगा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये डिफाइन करता है प्रियम्बल कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना अथॉरिटी कहाँ से लेता है, तो अपने मास से, अपने सिटीजन से। तो ये इसका क्रक्स है, ये इसका क्रक्स है। अब बात आई याद करने वाली चीज, क्या सिर्फ प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या पहली बार हमारे में आया, तो नहीं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। हमने 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, लेकिन सबसे पहले जो ये आया ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आया। एन ए पलखीवाला ने इतना इससे इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने कहा कि ये एक आदमी का जिस तरह से आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उसी तरह से प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए, अब आपका नाम जानने के लिए हम आपका पूरा इतिहास, पूरा कुर्सीनामा नहीं ना लिखेंगे कि आपके दादाजी ये थे, पिताजी ये थे, माताजी ये थी, उसके बाद इतने भाई हुए, उसके बाद आप तक पहुंचे, नहीं। आप बस आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड दिखाइएगा, हम मान जाएंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ ये पेज दिखा दीजिएगा तो लोग समझ जाएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के आगे पेज में क्या होगा। यही काम आपका किसी भी किताब का प्रीफेस करता है, एक पेज रहता है। तो ये कुछ नहीं, प्रियम्बल क्या है, एक प्रीफेस है। इसका एक बार अमेंडमेंट भी हुआ है 1976 में, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट हुए ना, उतना में एगो मतलब छोट मोट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसमें हुआ क्या था, तो 3 वर्ड इसमें जोड़ दिए गए थे। वो वर्ड कौन कौन से थे, तो सोशलिस्ट,
सेकुलर और इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, इस तरह से हमारा प्रियम्बल। और प्रियम्बल में कुछ ना वर्ड्स हैं, जैसे सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फेटर्निटी मतलब भाईचारा, इक्वालिटी मतलब समानता, लिबर्टी मतलब आज़ादी, आपकी हर तरह की आज़ादी, बाहरी आज़ादी, इंटरनल आज़ादी, यहाँ तक कि सोच की भी आज़ादी, जस्टिस वगैरह। तो ये अगर हो सके ना तो आप रीडिंग कर लीजिएगा। हम जो मेन दूसरे टॉपिक है ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए 3 वर्ड। ये कई बार क्वेश्चन में आता है, ऐसे ही पूछ देता है खड़े खड़े कि इनमें से कौन से वर्ड थे जो बाद में जोड़े गए आपके प्रियम्बल में। तो ये सारे वर्ड थे। अब एक बात निकलती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? बिग क्वेश्चन मार्क। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट का सपोर्ट करने वाला चीज जो है, जिस तरह से एक एक्ट लिखा जाता है, जिस तरह से लाइन बाय लाइन उसका डिस्कशन होता है, क्लॉज बाय क्लॉज उसको पढ़ा जाता है, ये भी उसी तरह से पढ़ा गया था। उसके बाद इस पे वोटिंग भी हुई थी कि प्रियम्बल के तौर पे रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो सारा प्रोसेस इसने साबित किया। तो ये साबित करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। दूसरा पक्ष कहता है कि देखिए, इससे ना किसी को पावर मिलता, मतलब इसमें कहीं लिखा हुआ है कि आपका ये अधिकार है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना ये किसी अधिकार को रोकता है। तो लोगों ने ये कहा कि एक कानून जो होता है या तो किसी को अधिकार देता है, मतलब सिटीजन को अधिकार दे, या किसी संस्था को अधिकार दे, या किसी पोस्ट को अधिकार दे, या फिर किसी के अधिकार को रोके। मतलब लॉ आए तो किसी का अधिकार, गाली देने का अधिकार को रोके, मर्डर करने का अधिकार को रोके। तो ऐसा भी ये नहीं करता है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब ये झगड़ा हो गया कि भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माने या ना माने। तो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं करता, आपको उसके पास जाना होता है समस्या लेकर के। तो समस्या लेकर के लोग गए। ये हिंदी में है, हिंदी में है। तो समस्या लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए। कब गए? 1960 में। 1960 में बेरूबारी केस 1960। अब ये क्या है बेरूबारी? तो बेरूबारी कुछ नहीं है, एक जगह का नाम है। दारू पी के, गांजा पी के, वो रेड क्लिफ, सीरियल रेड क्लिफ, ऐसा ही थाना को लाइन से खींच के, रेड लाइन खींच के पाकिस्तान बना के चल गए। अब झेलना तो हम लोग को था ना, पाकिस्तान भी झेल रहा था, इंडिया भी झेल रहा था बेरूबारी के चलते। और भी और सारे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, किसी को पता ही नहीं था कि वो किस देश का है। तो उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था फिरोज खान, मतलब फिरोज खान नून। और हमारे थे जो, ये थे पाकिस्तान के, और हमारे थे जो जवाहरलाल नेहरू, इंडिया। इन दोनों ने कहा कि हम इसका निपटारा करते हैं। अब क्या बार बार उन लोग को खोजने जाइएगा, हम दोनों मिल करके इसको सलट लेते हैं। मतलब आप आधा रख लीजिए, हम आधा रख लेते हैं, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं था बेरूबारी वाला जगह कि किसका है, मतलब वहाँ पाकिस्तान रूल करे कि इंडिया रूल करे, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन था। और दूसरी बात ये थी कि बेरूबारी को ना, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वो देना ही नहीं चाहती थी। तो वो एक मैटर फंस गया था। लेकिन सेंटर जब चाहे तो वो कर सकती है। तो इन दोनों ने मिल करके क्या किया, नून मतलब दोपहर का नून नहीं, ई वाला नून, उनका टाइटल, नेहरू एग्रीमेंट। नून नेहरू एग्रीमेंट इन्होंने बनाया, बात करके कि इस तरह करके हम इसका निपटारा खुद के लेवल पे कर लेते हैं बेरूबारी का। अब बंगाल गवर्नमेंट जो है आपाधापी में, अब इनको रोकना है प्रधानमंत्री को, तो किसके पास जाइएगा? किसके पास जाइएगा? रायसीना की पहाड़ी पे, वहां पे बैठे रहते हैं हमारे राष्ट्रपिता प्रेसिडेंट, कि हमरा से पूछे बगैर कैसे कर लेगा। तो उन्होंने कंप्लेन कर दिया कि सर देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। वो क्या है कि वो जो है ना, चाहे किसी टेक्निकल इशू पे, उनको जानकारी नहीं है, तो वो किसी भी इशू पे ना अपना राय ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अब इस तरह ये बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट बैठा और 2 वकील आए दोनों तरफ से, अरे भाई आप बोलो, आप किस आधार पे इसको दे रहे हो और तुम किस आधार पे रोक रहा है, दोनों तरफ से सुनाओ, अगर हम सहमत हो गए तो बोलेंगे। तो हमको इंटरेस्ट नहीं है कि इसका क्या हुआ। ये फाइनली अच्छे से सलट गया। उसी में जो एंटी पक्ष के थे, मतलब जो नहीं चाह रहे थे कि बेरूबारी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए, तो वो वकील साहब बोले कि चूंकि सर
हमारे प्रियम्बल में, यहीं पे बात आ गई प्रियम्बल की, कि हमारे प्रियम्बल में ना लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो लिखा हुआ है, ये टर्म डिग्निफाई करता है कि जो भी ज्योग्राफिकल लैंड है, इसके अलावा जो भी इस धरती पे मतलब इंडिया के जो भी संसाधन है वो किसी सरकार के नहीं हैं, वो सारे इंसान के हैं। तो या तो नेहरू जी सारे इंसान से पूछे या फिर इसको मना कर दें। बात सही है ना? उन्होंने कहा कि आपने अपने प्रियम्बल में ये बात लिख दी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब धरती, आकाश, हवा, जो भी और नेचुरल संसाधन है उस पर अधिकार किसी चुनी हुई सरकार का नहीं है, सारे लोगों का। ये बात तो सही है। तो आप ये बिना पूछे अपने से डिसीजन करके कैसे दे सकते हैं किसी देश को? उसके अलावा जब हम आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ेंगे ना, 1, 2, 3, 4, पहला में तो नाम दिया गया है और उससे शेड्यूल बना है इंडिया डेट इज भारत। सेकेंड वाला में है कि किसी फॉरेन टेरिटरी को हम कैप्चर कर सकते हैं, शॉर्ट में फॉरेन टेरिटरी को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन 1, 2, 3, 4 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम अपनी जमीन को किसी को दे सकते हैं। तो फिर आप ये कैसे दे रहे हैं? फिर उधर से आया, जो पक्ष में थे वो वकील साहब बोले कि देखिए, जो आर्टिकल 1 है ना, जो आर्टिकल 1 है और 2 है, ये दोनों मिला करके ये कहीं से नहीं कहते कि हम एक्वायर कर सकते हैं फॉरेन लैंड को, हम एक्वायर कर सकते हैं फॉरेन लैंड को। हम ये कहते हैं कि उनको यूनियन में जोड़ सकते हैं। उन्होंने बात को बदल दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम दे थोड़ी रहे हैं, मतलब स्ट्राइकिंग जो उनका था कि हम दे नहीं रहे हैं, जो पहले से बाउंड्री है ना उसको बस एडजस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से जज साहब ने दोनों की बातें सुनी और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक पेज में नहीं आता, 120 पेज, 130 पेज। राम जन्मभूमि विवाद, कितना पेज का फैसला आता है आपका। ये अभी हाल फिलहाल में जो ये वाराणसी ज्ञान वापी अभी फंसा हुआ है, ये सब का बहुत बड़ा बड़ा फैसला आता है। तो उतना जान करके आप क्या कीजिएगा, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, आपको बस याद रखना है नून नेहरू एग्रीमेंट, नून नेहरू एग्रीमेंट जो बेरूबारी केस में हुआ था। तो इसी में जज साहब ने अपना फैसला सुनाया कि देखिए, सारा चीज़ आपका सही है कि जो आइडेंटिटी कार्ड है वो अपनी ऑथोरिटी जो है वो पब्लिक से लेता है, सब चीज़ है। लेकिन चूंकि वही बात जो मैं पहले बोला था उसी को दोहरा रहा, चूंकि ना ये किसी को पावर देता है अपने कथन से, ना किसी का अधिकार छीनता है, इसलिए प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो बेरूबारी केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और एक्सप्लेनेशन आया उसमें यह कहा गया कि जो आपका प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद केशवानंद भारती का केस आएगा 1975 में, मतलब इसका अमेंडमेंट होने के 1 साल पहले। उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत वो अपने दिए गए फैसले को पुनर्विचार करके बदल सकता है, वो उसके पास अधिकार है। तो 1975 में केशवानंद भारती में यही मैटर उठा और उसने उसमें कह दिया कि जो प्रियम्बल है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उसी के तहत जब ये हिस्सा है तो आर्टिकल 368 के अंदर आता है और हम इसको अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर 1976 में जब वो फैसला लागू था तो इसमें अमेंड करके 3 वर्ड जोड़ दिए गए थे। आई बात समझ में? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो इसको अमेंड कैसे कीजिएगा, कैसे सुधारिएगा? तो जब केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ये पार्ट है तो उसमें वो जोड़ दिए गए थे। तो अगले लेक्चर में हम केशवानंद भारती केस के बारे में जानेंगे और एक LIC का भी केस हुआ था 1995 में, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका प्रियम्बल खत्म और उसके बाद हम चलेंगे आर्टिकल पे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।